जी हेलो एवरीवन। अब हम 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी के चैप्टर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसमें जो है हमारा क्या है, चैप्टर का नाम इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या ऑथर डिस्कस कर रहे हैं, दोज हु ओन द डेटा ओन द फ्यूचर। यानी कि जो शख्स जो है वो डेटा को ऑन करेगा उसके पास फ्यूचर होगा। In the last few decades, people all over the world were told that humankind is on the to path to equality, and that globalization and new technologies will help us get there sooner. ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जी हम ये देखते हैं कि हमें लास्ट फ्यू डेकेड्स में ये कहा गया था कि जो इंसानियत है वो इक्वालिटी इक्वालिटी के पाथ पर होगी, और जो है हम ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज की मदद से हम जो है, जो ह्यूमन काइंड है वो इक्वालिटी जो है वो हासिल कर लेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के पास जो है वो प्रॉपर्टी आना शुरू हो गई। और हमें पता है कि जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली प्री रेक्विजिट होती है फॉर लॉन्ग टर्म इनइक्वालिटी। क्योंकि आपको पता है कि जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी होती है वो उतना अमीर समझा जाता है, और जिसके पास नहीं होती वो उसको हम गरीब कहते हैं। तो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की सारी डिपेंडेंस आपकी एक प्रॉपर्टी पे होती है। Following the agricultural revolution, property multiplied and with it inequality। यानी फिर हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को देखते हुए हमें ये नजर आता है कि जी प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई होती है और फिर वो इनइक्वालिटी में बदल जाती है। कैसे कि जी जो जिसके पास, वही बात आ गई कि जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है वो अमीर है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो गरीब है। इन द लेट मॉडर्न एरा होएवर इक्वालिटी बिकेम एन आइडियल इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन सोसाइटीज। उसके बाद फिर मॉडर्न एरा आ जाता है जिसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन दौर को देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि इक्वालिटी जो है वो एक आइडल केस बन जाती है इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन सोसाइटीज। कॉन्सिक्वेंटली द हिस्ट्री ऑफ द 20th century revolved to a large extent around the reduction of inequality between classes, races and genders। और फिर हम ये देखते हैं कि जो 20th सेंचुरी जो है उसमें जो है हमें क्लासेस और रेसेस और जेंडर्स में हमें इनइक्वालिटी नजर आती है। एक इनइक्वालिटी की कमी हमें होती नजर आती है। ठीक है। Globalization has certainly benefited large segments of humanity. Globalization has certainly benefited large segments of humanity, but there are signs of growing inequality both between and within societies। अच्छा, हम ये तो देखते हैं अपनी माजी में कि जी ग्लोबलाइजेशन ने काफी हद तक जो है इंसानियत इंसानियत को फायदा पहुंचाया, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की आमद से हम क्या देख रहे हैं कि जी इनइक्वालिटी जो है वो ग्रो कर जाएगी। ठीक है, ये है असल में इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे आगे क्या ऑथर ने लिखा है कि एट द सेम टाइम improvements in biotechnology might make it possible to translate economic inequality into biological inequality। यानी कि अब यहाँ पे ऑथर ने कर दी है एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आप अपने पेपर में भी कोट करेंगे। हाँ, मैं इसको अगली लाइन में ले जाती हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा मसला होता है स्लाइड्स को समझने में। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट पर है अभी। अच्छा, अब यहाँ पर ऑथर ये बात कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हो रही है उससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने उसमें किया है, इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है इनइक्वालिटी को कम करने में। लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी की आमद से हमारे पास इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो
हो गई है ज्यादा, क्योंकि हम देखते हैं कि जी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जो है वो उन लोगों के पास ज्यादा है जिनके पास टेक है, ठीक है। तो वो दुनिया की जो है तकरीबन 90% वेल्थ वो खुद एक्यूमुलेट करते हैं। तो इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो क्रिएट हो गई, लेकिन अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट होती हुई नजर आती है। और वो कैसे? If the rich use their superior abilities to enrich themselves further, and if more money can buy them enhanced bodies and brains, with time, the gap will only widen. यानी यहाँ पर ऑथर अब ये बात कर रहे हैं कि अगर जो एक अमीर बंदा है, अगर वो अपनी सुपीरियर एबिलिटीज को यूज करता है, मतलब हम वो अपने पैसों से क्या खरीद लेता है, अब अच्छा अच्छा बॉडी खरीद सकता है, अच्छे अच्छे ब्रेन को खरीद सकता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आपकी बॉडी की जो स्किल्स हैं, जो आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं, जो आपकी बॉडी की एबिलिटीज हैं, उससे लिंक्ड है। तो वो जो है वो पैसा अपने आप को, अपनी बॉडी को एनहांस करने पर लगाएगा। तो वो अमीर जो है, जो पहले ही इकोनॉमी वाइज वो अमीर था, पैसे वाइज वो अमीर था, वो जो है अब वो जो बायोलॉजिकल वाइज जो है वो अभी सुपीरियर हो जाएगा। और उसके वो और ऐसे लोग जो हैं अपनी एक अलग से क्लास बना लेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले ही हमारे यहाँ एक अमीरों की क्लास बन जाती है कि जो ये एलिट लोग हैं, उनका एक अलग से तबका बन जाता है। इसी तरीके से जो है हम ये देखते हैं कि जी इन लोगों का भी जो है एक अलग से तबका बन जाएगा, और ये अपने आप को बॉडीली तौर पे भी, अब दिमागी तौर पे भी अपने आप को दूसरों से सुपीरियर कहेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑथर क्या बात कर रहे हैं कि द टू प्रोसेसेस टुगेदर, बायो इंजीनियरिंग जो है वो कपल्ड विद द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय देयरफॉर रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ ह्यूमन काइंड into a small class of superhumans and a massive underclass of useless homo sapiens। यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से यूजलेस होमो सेपियंस की क्लास तो होगी होगी, लेकिन वो जो अमीर लोग हैं जो कि अपने पैसे से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, बायो इंजीनियरिंग को यूज करते हुए, जब वो एक सुपीरियर किस्म के कैपेबिलिटीज को बाय करेंगे। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम वैसे भी जब हम न्यूज वगैरह पढ़ते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि लॉन मस्क जो है वो क्या क्या चीजें कर रहा है। समटाइम्स ही टॉक्स अबाउट पुटिंग चिप्स इन आवर ह्यूमन ब्रेन्स ताकि वो ज्यादा एफिशिएंटली जो है वो वर्क करे, ठीक है। तो वो चिप्स भी तो वही लोग खरीद सकेंगे ना जिनके पास पैसे होंगे, और जो खरीद लेंगे, जिनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा, तो वो उनका दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चलेगा, तो वो सुपीरियर कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फिर इससे ऑथर क्या बात कर रहे हैं कि एक जो है स्मॉल क्लास ऑफ सुपर ह्यूमंस बनेगी। अभी तो एक स्मॉल क्लास रिच लोगों की है ना, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। उसी तरीके से एक स्मॉल क्लास सुपर ह्यूमंस की बनेगी। वो जो है बाकी सारे ह्यूमंस पे जो पे हावी होंगे, और वो जो बाकी सारे ह्यूमंस होंगे वो यूजलेस होमो सैपियंस होंगे, क्योंकि वो अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक जो है उन्होंने अपने आप को पॉलिश नहीं किया होगा, स्किल्स नहीं सीखी होंगी, उन्होंने अपने आप को वो नहीं किया होगा, या फिर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनको आउटग्रो कर दिया होगा और वो ह्यूमंस बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएंगे, उनकी एग्जिस्टेंस यूजलेस हो जाएगी। तो ऊपर आपके पास ऊपर कुछ सुपर ह्यूमंस बैठे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए सुपीरियर होंगे, और पैसा भी उनके पास होगा। तो आप ये देखें कि किस कदर जो है ये डेंजरस सिचुएशन जो है ना फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, यानी इनइक्वालिटी हो जाएगी, बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी हो जाएगी। अभी तो हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं ना, बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी हो जाएगी। An even bigger problem looms in large developing countries like India, China, South Africa and Brazil। यानी अमीर ममालिक में भी तो अमीर ममालिक में तो होगी होगी बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी, लेकिन सबसे ज्यादा जो बिगर प्रॉब्लम है वो जो लार्जर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील, उसमें जो है हमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या है? Globalization will unite the world horizontally by raising national borders, but it will simultaneously divide humanity vertically। आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन पे बार बार ऑथर बात कर रहे हैं
कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है बज़ाहिर तौर पे नेशनल बॉर्डर्स को जो है वो ख़त्म कर देगी, दुनिया को यूनाइट तो कर देगी, लेकिन जो इंसानियत है, जो इंसान है, वो उनमें डिवीजन हो जाएगी। और वो कैसे हो जाएगी? जब बायो इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कपल होगी, और जो अमीर लोग हैं वो अपने अंदर जो है अच्छे अच्छे अच्छी जो बॉडीली फीचर्स हैं, वो जब अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे यूजिंग मनी, तो इनइक्वालिटी जो है ह्यूमंस में विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी क्रिएट होगी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कैसे। In the long run, such a scenario might even deglobalize the world, as the upper caste congregates inside a self-proclaimed civilization and builds walls and moats to separate it from the hordes of barbarians outside. आपको बात समझ आ रही है कि यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं कि हमें वही बात आ गई कि जैसे अभी अमीर हैं वो अपने एक एक फिक्स हिस्से में रहते हैं कि जी हम अमीर लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि हमने वो बनाए हुए हैं ना, एरियाज बनाए हुए हैं कि जी ये एरिया, ये पोश एरियाज हैं, ये जी ये दूसरे वाले एरियाज हैं, एक क्लास डिफरेंस हमने बनाया हुआ है जी। इसी तरीके से हम ये चीज देखते हैं कि इन द लॉन्ग रन हम ये देखेंगे कि जो लोग जो हैं वो अपने आप को बायोलॉजिकली अपने आप को जो है सुपीरियर करने में कामयाब हो जाएंगे यूजिंग देयर मनी, तो इसे जो है वो इनइक्वालिटी, बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। वो अपने आप को अपर क्लास कंसिडर करेंगे, वो अपने आप को एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिविलाइजेशन में ढालेंगे, और अपनी वो सिविलाइजेशन के गिर्द जो है वो दीवारें बना लेंगे, और जो है वो किसी को उसमें आने को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर क्लास समझ रहे होंगे, और बाकी सारे जो आम बंदे हैं उनको वो ये कह रहे होंगे कि ये यूजलेस होमोसैपियंस है। यानी अभी भी हम देखते हैं ना, जैसे हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इस तरीके से है कि कुछ हिस्सा जो इसे हम कहते हैं कि जो जो इकोनॉमी का कुछ हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा नहीं बल्कि हम कह रहे हैं कि मेजर हिस्सा जो है वो अमीरों के पास होता है, और जो गरीब होते हैं वो सिर्फ उस ज्यादा हिस्से में से कुछ हिस्सा उनको बस डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसमें वो अपना गुजारा कर रहे होते हैं, और सही लेविश लाइफस्टाइल अमीरों के पास होता है। ऐसे ही है। इसी तरीके से फ्यूचर में वही बात आ गई कि जो लोग अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायो इंजीनियरिंग को यूज करते हुए इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने आप को एक रिफाइंड, इंटेलिजेंट, और वो शख्स जो कि जिसके पास हो सकता है जिंदगी बहुत ज्यादा हो जाए, कुछ ऐसा ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्रिएट कर दे चीजों को कि जीन्स में इस तरह से म्यूटेशन आ जाए कि इंसान ज्यादा लंबी उम्र पा सके। तो जो और वो वही वो चीज जो है वो अमीर लोग अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझेंगे, वो कहेंगे जी वी हैव ए वी वो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिविलाइजेशन में ढाल लेंगे, और बाकी सारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको क्या समझेंगे कि ये थर्ड क्लास लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, यू सी। तो हम जो हैं वो इनसे हमने बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लेनी है। यानी स्लेवरी अब भी है और वो तब भी होगी। ठीक है। तो ये कुछ मजे की बातें जो है, मजे की भी और हैरान कौन टेरिफिक बातें जो हैं, ये जवाल मुरारी ने अपनी इस बुक में इस चैप्टर में कही हैं, इस चैप्टर के एक पार्ट में कही हैं। और चूंकि जिन्होंने मुझे आप ये भी सुनना शुरू किया है, मैं आपको बता दूं कि देयर इज अ कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। आई मीन अभी कंप्लीट नहीं है, हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और स्टार्ट से आप इसको सुनना शुरू करें। हर वीडियो जो है वो पिछली वीडियो से लिंक्ड है, तो आपको जो है ये सीक्वेंस वाइज आप सुने, और फिर इसमें से इंपॉर्टेंट बातें जो हैं आप कॉपी करते रहें अपने नोट्स में, और उनको याद करें और प्रैक्टिस करें उन एग्जाम्पल्स को यूटिलाइज करना कि आप कैसे अपने आर्गुमेंट्स में आप इस तरह के एग्जाम्पल्स डालेंगे। लिखें जितना आप लिख सकते हैं, पैराफ्रेजिंग करें। गाइस यही जो है सीएसएस के एग्जाम को क्लियर करने की टिप है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे और लिखेंगे नहीं, तब भी आपका सीएसएस जो है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। आई होप कि आपको ये सीरीज जो है वो पसंद आ रही होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।